हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ रहे थे। उसके पहले हम लोग इंटरसेक्टिंग ऑफ सेट तक कंप्लीट कर चुके थे। डिफरेंस ऑफ सेट में हमारा जो वीडियो है वो बार बार कनेक्ट हो जा रहा था। बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल फॉल्ट में वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी 2 दिन के लिए। तो अब ऐसा है कि हम डिफरेंस ऑफ सेट से शुरू करते हैं। इसके पहले मैं हमने क्या पढ़ा हुआ उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ आपको। इसके पहले हम लोगों ने ऑपरेशन ऑफ सेट स्टार्ट किया हुआ था। उसमें यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये पढ़ चुके थे। फिर हम लोग उसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात किए हुए थे। यूनियन ऑफ सेट में हम लोग टोटल एलिमेंट्स को जोड़ कर लिख देते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। इससे रिलेटेड हमारा कुछ एग्जाम्पल्स चल रहा था। उसके बाद डिसजॉइंट ऑफ सेट हमने पढ़ा। डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं? जब दो सेट के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है तो उस सेट का नाम डिसजॉइंट होता है, जिसका कंडीशन ये है। उसके बाद हमने इंटरसेक्टिंग सेट को भी देखा था। इसमें हमने ये देखा था कि इंटरसेक्टिंग सेट इज़ 100% सिमिलर विथ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। मतलब दो सेट में कोई भी कॉमन पॉइंट अगर मिलता है तो उस कॉमन पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे और वो कलेक्शन हमारा इंटरसेक्टिंग सेट का एग्जाम्पल होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया हुआ था 1 3 4 5 3 7 9। इन दोनों सेट्स में हम लोग देख रहे हैं कि 3 इज़ कॉमन इन बिटवीन बोथ द सेट। तो आंसर हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 3 है। सिमिलरली डिसजॉइंट सेट और इंटरसेक्टिंग सेट एक दूसरे के आपस में अपोजिट प्रॉपर्टीज़ को कैरी करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट से। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है डिफरेंस ऑफ सेट, ये बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो टोटली बेस्ड होती है पोजीशन ऑफ द सेट के ऊपर। मतलब कहने का मतलब है अगर हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी, देन देयर डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। उसको अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं ए माइनस बी या बी माइनस ए, अगर जिस भी तरीके से इसको लिखा जाएगा इसका आंसर उसके ऊपर मैटर करता है। अगर हम ए माइनस बी लिखते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट में वही लिखा है ए माइनस बी, तो फिर वो इस तरह से डिफाइंड होगा। ए माइनस बी क्या डिफाइंड होगा? अगर कोई भी एलिमेंट वी आर चूजिंग हियर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब क्या है? अगर हम ए माइनस बी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, किसी भी दो सेट्स के बीच में डिफरेंस निकालना चाहते हैं और पहले अगर हम ए लिखे हैं तो ए के जितने एलिमेंट्स हैं और बी के जितने एलिमेंट्स हैं जो दोनों में आपस में कॉमन है, सबसे पहले तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद ए के जितने एलिमेंट्स होंगे वो जो बच जाएंगे वही हमारा आंसर होगा। सिमिलरली बी माइनस ए अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं तो ए और बी में जो बोथ में जो कॉमन एलिमेंट्स है, सबसे पहले तो वो हम लोग उसको माइनस करके हटा देंगे, लेकिन जो बी में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो पहले लिखेंगे। वही सिर्फ और सिर्फ हमारा आंसर होगा। इसलिए मैंने इस डिफरेंस ऑफ सेट के लिए कहा कि पोजीशन बहुत मैटर करता है किसी भी सेट का। पहले कौन सा लिखा गया है? यहाँ पहले ए लिखा गया है तो ए के बचे हुए एलिमेंट्स हमारे आंसर होंगे। यहाँ पहले बी लिखा गया है तो बी के बचे हुए एलिमेंट्स हमारे आंसर होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 7 है और बी इज इक्वल टू 2 3, आई होप आपको दिख रहा हो, 2 3 4 7 9 है। ठीक है, तो ए माइनस बी अगर हम इसमें निकालना चाहेंगे तो इन दोनों में सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स चूज़ कीजिए आप। दोनों के पास 2 है, दोनों के पास 3 है, दोनों के पास 4 है, यानी 2 3 4 तो फाइनली कैंसिल आउट होंगे ही होंगे। 2 3 4, 2 3 4 तो कैंसिल आउट होंगे। और ए के पास क्या बचा? 1 बचा, 5 बचा और 6 बचा। और बी के पास क्या बच रहा है? 7 और 9। बट हमने यहाँ पे ए माइनस बी पहले लिखा हुआ है तो हमको नहीं जानना है कि बी के पास क्या बचता है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ए के पास क्या बचता है। ए के पास क्या बच रहा है? 1 5 7। तो दिस विल बी आवर आंसर। 1 5 7 ही हमारा आंसर होगा। 7 और 9 हमारा, सॉरी 1 5 6 ही हमारा आंसर होगा। 7 और 9 हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम इसी में फाइंड आउट करते बी माइनस ए, तब हमारा आंसर 7,9 होता है। जैसे कि मैंने दोनों को यहाँ पे लिख के आपको समझाया है तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक दूसरा एग्जांपल भी आपके लिए लिया है। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ है और बी इज इक्वल टू सी ई जी एफ है। तो ए माइनस बी यानी कि जो दोनों में कॉमन है, सी कॉमन है और कुछ कॉमन है क्या? नहीं, ई कॉमन है। तो आंसर ए माइनस बी का आंसर क्या होगा? ए बी डी एफ, ए बी डी एफ। और बी माइनस ए का आंसर क्या होगा? जी और एच। ठीक है, तो जो पहले आप लिख रहे हो आंसर आपका उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा इन सेट थ्योरी फॉर डिफरेंस ऑफ सेट के लिए। ये दो एग्जांपल से आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सेट थ्योरी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ सेट थ्योरी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स।
इसमें क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी एक यूनिवर्सल सेट, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ कि व्हाट इज़ आवर यूनिवर्सल सेट, कोई भी यूनिवर्सल सेट यू को कंसिडर कर लिया, यू से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी यूनिवर्सल सेट को, और कोई एक दूसरा छोटा सा सेट जो कि यू के अंडर ही आता हो या यू का सबसेट हो उसको कंसिडर किए हैं, तब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा ना, ऑफ द गिवन सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट किसके लिए निकालेंगे, यू के लिए नहीं निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम लोग ए के लिए। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको डिनोट किया जाएगा ए डैश से, इसको ए डैश बोलते हैं, या ए के ऊपर में सफिक्स लिखा हुआ सी, प्रीफिक्स लिखा हुआ सी, सफिक्स प्रीफिक्स जो भी आप इसे बोलिए, ए के ऊपर में सी लिखा हुआ, सी किसका इंडिकेशन है, कॉम्प्लीमेंट का इंडिकेशन है, ठीक है। तो किस तरह से कॉम्प्लीमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं, ए के पावर में डैश के साथ और ए के पावर में सी के साथ, ठीक है। थोड़ा क्लोज जाके देखिए आप इसे, ए के पावर में डैश और ए के पावर में सी, सी इज रिप्रेजेंटेड कॉम्प्लीमेंट, और ए का पावर में जो डैश है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लीमेंट। दो तरीके से मैंने लिखा गया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, एंड इट इज डिफाइंड एज, देखो ए बार या ए सी वो कैसे बोलते हैं, यू माइनस ए। फिर यहाँ पे डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। यू माइनस ए कहने का मतलब होगा ए डैश की वैल्यू वो होगी जो ए के पास एलिमेंट्स नहीं होंगे, फिर यू के पास बच जाएंगे, जो यू के पास बचेगा वही कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि एग्जाम, इसलिए हमने यहाँ थ्योरी में क्या लिखा, एक्स belongs to u such that x does not belongs to a। x u को तो बिलोंग करेगा, x यहाँ पे कोई भी एलिमेंट होगा जो कि हमारा आंसर है। x u को तो बिलोंग करेगा लेकिन x किसको नहीं बिलोंग करेगा, a को नहीं बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने u में एक एग्जाम्पल लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू है, और a में हमने एग्जाम्पल लिया इवन नंबर का सेट 2 4 6 8, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश, और इसका फॉर्मूला क्या है, u माइनस ए, यानी u में से a को घटा देंगे। तो कौन कौन से नंबर सिमिलर है पहले तो वो घट जाएंगे, 2 4 6 8 घट जाएंगे, और बचेगा फिर हमारे पास क्या, 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये ए डैश के लिए हमारा आंसर होगा। और मान लो अगर हम इस पे बात करते हैं कि ए डैश, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ए डैश का भी डैश निकालना होगा। तो पहले पोजीशंस को पहले क्लियर कर देख लो आप। यहाँ पे देखो ए डैश निकालने के लिए हमने क्या किया, u माइनस ए लिखा है, ठीक है, u माइनस ए फॉर्मूला है। तो ए डैश का डैश निकालने के लिए u माइनस ए डैश का यूज़ करना होगा, ए डैश का यूज़ करना होगा। तो u हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ए डैश हमारे को मिला था 1 3 5 7, आप चेक कर लो हमें ए डैश क्या मिला था, 1 3 5 7। अब इनको आपस में घटा देते हैं, तो इनको जब आपस में हम घटाते हैं तो हमें मिला 2 4 6 8। अब 2 4 6 8 हमारे एग्जाम्पल में क्या था, 2 4 6 8 ऑलरेडी हमारे एग्जाम्पल में ए को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसका मतलब ये एक हमारा रिजल्ट भी है, ए के ऊपर जब डबल डैश होगा तो कॉम्प्लीमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो अब ऑटोमेटिकली अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। अगर ए के ऊपर में 2 बार डैश है, एक बार यहाँ फिर एक बार और, तो पहले ही हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर उसके बाद उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सेट हमारा आंसर आ जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सेट हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट को समझने का सबसे आसान एग्जाम्पल मैं आपसे बात करके समझाना चाहती हूँ। मान लो कि आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो, आपने साइंस स्ट्रीम लिया हुआ है, जिसमें से कुछ लोगों ने मैथ ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट सेट को बात करते हैं। मान लीजिए कि साइंस स्ट्रीम पूरा का पूरा आपका यूनिवर्सल सेट है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें से ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो कुछ बच्चों का मैथ्स है, तो कुछ बच्चों का बायोलॉजी है, और कुछ बच्चों का कंप्यूटर है, तो कुछ बच्चों का इकोनॉमिक्स है। तो आप ऐसा जानते हो कि जिन बच्चों का मैथ्स है उनका बायोलॉजी नहीं है। जनरली किसी ने एडिशनल सब्जेक्ट चूज़ किया है तो वो एक्सेप्शन में आ जाएंगे, लेकिन इन जनरल जिन बच्चों का मैथ्स है उनका बायोलॉजी नहीं है, और जिन बच्चों का बायोलॉजी है उनका मैथ्स नहीं है। बट मैथ्स और बायोलॉजी दोनों के दोनों साइंस स्ट्रीम को ही बिलोंग करते हैं।
ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जो मान लीजिए कि अगर किसी दो स्टूडेंट है, एक का नाम अनीता है, एक का नाम सीता है, अगर एक के पास एप्पल है और दूसरे के पास बनाना है, तो कहने का मतलब फ्रूट की कैटेगरी में दोनों आता है। एप्पल और बनाना दोनों ही फ्रूट की कैटेगरी में आता है। अगर मैं पूछूंगी कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एप्पल, तो आंसर होगा बनाना, क्योंकि जिसके पास एप्पल है उसके पास बनाना नहीं है, और जिसके पास बनाना है उसके पास एप्पल नहीं है। और उससे भी बेस्ट एग्जांपल मेरे अकॉर्डिंग आपको मैथ्स और बायोलॉजी वाला सूट करता है, और कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स वाला। जो बच्चे कंप्यूटर लिया है जिन्होंने, उनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है, और जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उनका कंप्यूटर नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब जो आपके पास है चीज़ें वो दूसरे के पास नहीं होनी चाहिए, और जो दूसरे के पास चीज़ें हैं वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ रिजल्ट है जो कि 3-4 रिजल्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और हमारा सेट थ्योरी यहाँ पे एंड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए तुरंत ही अपलोड करूँगी आपको। और मैं यहाँ पे रुक कर एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ बच्चों के दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा है कि हमारा बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है। तो आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके 11th और 12th दोनों क्लास को मर्ज करके चलते हैं आगे। स्टार्ट होता है 11th क्लास से और वो 12th क्लास तक जाता है। तो वो सारे जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको छोड़कर हार्डली आपको अपेरेंटली टोटल 7 छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो कि फरवरी के मंथ में आपके टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आप सिलेबस को लेके प्लीज़ आप परेशान मत होइए, और ऐसा ना सोचे कि मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। मेनली जो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये जो टॉपिक है आपका बाइनोमियल थ्योरम और पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यही ऐसे टॉपिक हैं जो 11th क्लास के टॉपिक हैं। इसके अलावा आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, आपके इसके अलावा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, जो स्टार्ट होगा 11th में 12th में कैरी करेगा। सिमिलरली आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्टार्ट होता है क्लास 12th में 2D के साथ, जो रिलेट करते हुए 3D में चला जाता है क्लास 12th के लिए। लीनियर इनइक्वेशंस जो स्टार्ट होता है क्लास 11th में, सीधे क्लास 12th में जाके ख़त्म होता है। तो प्रोबेबिलिटी विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 11th एंड इट विल बी एंड एट द क्लास 12th। तो ये मेजर जो 4 टॉपिक हैं आपके, डिफरेंशिएशन, ये भी स्टार्ट होगा 11th में जाके ख़त्म होगा 12th में। तो डू नॉट वरी रिगार्डिंग योर सिलेबस, इट्स टोटली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटली माई ड्यूटी। ओके, आई हैव हर्ड दैट कि यू हैव वरीज अबाउट द सिलेबस। तो ऐसा कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इट्स मेरी यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी है आपके सिलेबस का कंप्लीशन। सो यू शुड नॉट बी वरीड रिगार्डिंग द सिलेबस। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन द टॉपिक। तो अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आपको यहाँ पे क्लियर होगा। चीज़ें क्या है, जो चीज़ें आपके पास है वो आपके फ्रेंड के पास नहीं होगी, और जो चीज़ें आपकी फ्रेंड के पास है वो आपके पास नहीं होगी। बट ये दोनों चीज़ें जो आपके पास है वो, और जो आपकी फ्रेंड के पास है वो, दोनों के दोनों किसी पर्टिकुलर जगह को, प्लेस को, प्रॉपर्टी को, क्लास को बिलोंग करती होगी। ऐसे इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोल रहे हैं। उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास, सम रिजल्ट्स ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे बोलता क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वाला रिजल्ट, उसके पहले एक स्टेटमेंट इज रिटन हियर, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ, ये तो सिंबल है जैसे प्रॉपर सबसेट का, आपने इसको नोटिस किया होगा, इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट। If A is a proper subset, then we can prove that यूनियन का डैश। अब आप सोचो, हमारे पास पूरा का पूरा साइंस स्ट्रीम है, अगर उसमें से चाहेंगे कि पूरे के पूरे साइंस स्ट्रीम के बच्चे अगर हमारे पास हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा, ऐसा ग्रुप जिसके पास साइंस स्ट्रीम के बच्चे ही नहीं हो। मतलब क्या होगा, अगर सिर्फ हमारे पास साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, और अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, मतलब एक ऐसा ग्रुप बनाना कि उसमें साइंस स्ट्रीम के बच्चे ही नहीं है, तो वो पूरा ग्रुप तो खाली हो जाएगा ना। अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट है साइंस स्ट्रीम के सारे बच्चों को हमने बाहर निकाल दिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही यही है कि जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं, और जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं। ये मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का। तो यू डैश जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका ठीक उल्टा क्या होगा, खाली। ये पूरा का पूरा यू, अगर यू का मतलब यूनिवर्सल, मतलब अगर होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो उसका उल्टा क्या होगा, जिसके पास कुछ नहीं हो, इसलिए इम्प्टी। तो ये चीज़ जैसे क्या है, क्योंकि फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं कि यू डैश का फॉर्मूला क्या होता है, यू माइनस जिसका डैश हमें निकालना है, सॉरी,
जिसका डैश हमें निकालना, मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना, उसके सेट से माइनस करते हैं। तो यू माइनस यू क्या हो गया, एम्प्टी। ठीक है, नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिए। मैंने प्रीवियसली 4 वीडियो मैंने डाला, एक बड़ा सा ग्रुप मैंने आपको डाला, बट आपने होमवर्क करके मुझे वापस रिस्पॉन्ड नहीं किया है। ये भी एक बात है, आपने वापस इसको रिस्पॉन्ड भी नहीं किया है। ओके, उसके बाद में बात कर ले अगर हम लोग, फिर फाइव डैश मतलब जिसके पास कुछ नहीं है उसका उल्टा क्या होगा, सब कुछ है उसके पास। तो फाइव डैश इज इक्वल टू यू। और ये तो हमने पहले ही देखा हुआ, एज वी हैव सीन अर्लियर, कि ए डैश का मतलब अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी है और उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो ओरिजिनल सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, अब बारी आ जाती है इसके ऊपर, जैसे देखो ए यूनियन ए डैश, मतलब मैथ्स वाले बच्चे और बायो वाले बच्चे दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, साइंस स्ट्रीम बना रहे हैं। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे और बायो वाले बच्चे दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, साइंस स्ट्रीम बना रहे हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, अगर ए हमारा 2 4 6 है और ए डैश हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें ऑड नंबर का सेट मिलेगा 1 3 5 7। दोनों मिलके 1 2 3 4 5 6 7 बना रहे हैं, मतलब वो पूरा का पूरा यू दे रहे हैं, यूनिवर्स दे रहे हैं हमें। ठीक है, ठीक है, इसका उल्टा अगर मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे और बायोलॉजी के स्ट्रीम के बच्चों के दोनों के बीच में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, इसलिए रिजल्ट इस तरह से डिफाइंड है। यू सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7, ए है हमारे पास कंसिडर्ड एज 2 4 6, तो ए डैश क्या है 1 3 5 7, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर 5 है। इस पूरे के पूरे जितने भी अभी आज का स्पेशली जो वीडियो है उसके ऊपर कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी वो नए टॉपिक के साथ होगा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको पहले वो टॉपिक्स पहले क्लियर कर दूँ, सिर्फ 11th का टॉपिक है। 12th के टॉपिक तो हम लोग 12th तक लेके जाने वाले हैं, इसलिए मैं उसको पहले मैं प्योरली 11th के टॉपिक को कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद 12th के टॉपिक में जाऊँगी। ओके, आई होप कि आपको सिलेबस के रिगार्ड में कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।